क्योंकि सब बच्चों का पीएसआईआर और ये होता है, इसलिए मैंने फिजिक्स चूज किया था। तो मैं तो यही टिप्स दूंगा, ये डू और डाई वाला खेल होता है फिजिक्स में। अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं अच्छे से और तुम उन्हें करेक्ट करते हो तो यू विल गेट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। क्योंकि डर के चक्कर में हम लोग बहुत बार आंसर राइटिंग को नहीं करते हैं। उसके बाद अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग पे स्पेसिफिकली फोकस किया। मैंने ना कभी सीसेट को पढ़ा है और ना ही मेरा कभी उसके चक्कर में रुका है। मैं आज तक कभी भी सीसेट का एक भी इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। बहुत सारी कोचिंग चल गई सीसेट के लिए, आई डोंट नो वो कितनी यूजफुल है क्योंकि मैंने कभी ली नहीं है वो। आई वुड सजेस्ट डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग प्रीलिम्स के लिए। सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगा के आंसर चेक करके नॉलेज मत लो। बट ठीक है, इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ तो 1-2 साल की बात है, ये हो जाता है। फर्टिलिटी ज़रूरी है उसमें यार, मतलब 5-6 घंटे तो मैं कंटिन्यूसली निकालने होंगे। इट शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन, बट स्टार्टिंग के ईयर्स यू शुड नॉट वेस्ट इन अचीविंग योर बैकअप। मेरे को लगता है सबसे पहले तो डेडिकेशन होना चाहिए और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ आता है, हमें हैप्पी रहना चाहिए यार। मतलब बहुत बार हम लोग बंद कमरे में जो है एक पूरा साल निकाल देते हैं। एक किताब को 1000 बार पढ़ो रादर देन 1000 किताब को एक बार पढ़ने से। हम लोग भी फाइनली सिर्फ 35-40 क्वेश्चन ही होते होंगे मे बी कि जो हमें आते होंगे, बाकी हम ट्रिक्स ही लगाते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ प्रफुल भैया हैं जो भी अभी अपना इंटरव्यू दे के आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, आप यहाँ तक पहुँचे। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक करी है आईआईटी दिल्ली से। और अभी मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हूँ, केरला में सर्व कर रहा हूँ। दैट्स गुड भैया। और आपका ऑप्शनल क्या था? फिजिक्स था मेरा ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शनल। आपने ये क्यों चूज़ किया था? बच्चों का ज़्यादातर पीएसआईआर वगैरह होता है। क्योंकि सब बच्चों का पीएसआईआर और ये होता है, इसलिए मैंने फिजिक्स चूज़ किया था। क्योंकि एक तो आईआईटी दिल्ली से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही मेरी बीटेक रही है, तो मेरे को थोड़ा एज था उसमें। ऑल्सो मेरे को लगता है कि शायद फिजिक्स मेरी कप ऑफ टी है और मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े अच्छे से सॉल्व कर पाता हूँ। उसके रिसोर्सेज क्या रहे थे आपके ऑप्शनल? एक कोचिंग है, डायस करके है, वाजपेयी सर लेते हैं और वो वन ऑफ द बेस्ट है मेरे ख्याल से। वो सब कुछ कवर कराते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह पढ़नी होती हैं, बट मेरे ख्याल से पढ़ने से ज़्यादा फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़्यादा बचता है। तो डायस की कोचिंग इज़ मोर देन सफिशिएंट आपको उसका। यूजुअली बच्चे थोड़ा कम प्रीफर करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ जाना, तो जो जाना चाहते हैं आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो मैं तो यही टिप्स दूंगा, ये डू और डाई वाला खेल होता है फिजिक्स में। अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं अच्छे से और तुम उन्हें करेक्ट करते हो तो यू विल गेट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और अगर तुम न्यूमेरिकल्स में गलती करते हो तो फिर तुम थोड़े कम नंबर आएंगे तुम्हारे। तो इफ़ यू आर श्योर अबाउट फिजिक्स तो यू हैव एम्पल नंबर ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो वेरी गुड कोचिंग अंडर वाजपेयी सर। यू टेक इट एंड डोंट थिंक कि तुम्हें जीएस में आपने पीएसआईआर सोशियोलॉजी का फ़ायदा मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा, बट तुम फिजिक्स में स्कोर करके तुम जितना एज ले सकते हो वो शायद वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत आई थी? लाइक जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनको लिखने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती है। नहीं, मेरे को भी नहीं है और मेरे भी क्या कहते हैं, पहले तो अटेम्प्ट में मेरे काफ़ी जीएस में अच्छे नंबर नहीं आए थे। बट आई बिलीव मैंने उसके बाद ये सोचा कि शायद मेरे को आंसर राइटिंग और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि डर के चक्कर में हम लोग बहुत बार आंसर राइटिंग को नहीं करते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग पे स्पेसिफिकली फोकस किया और फिर अभी इंटरव्यू कॉल आई है, देखो कितने नंबर आते हैं। एक क्वेश्चन और है सर, लाइक ऐसा क्यों होता है बहुत ज़्यादा बच्चे आईआईटी बैकग्राउंड या टेक्निकल बैकग्राउंड, हम लोगों को नहीं, बहुत सारे बच्चे फेस किए जो आईआईटी दिल्ली से आए हुए हैं, इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है? अभी तो मेरे को पूरा तुम अंदर के इंटरव्यू की फील दे रहे हो अब। यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आईआईटी में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है हमें इन चीज़ का। और एक कल्चर जो हमारे नदर्न इंडिया में है, लोग पहले से थोड़े से अट्रैक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। एंड ऑल्सो ये भी है कि यार हम लोग प्रीलिम्स वगैरह को हम थोड़े आसानी से निकाल पाते हैं, तो हमारे यहाँ तक पहुँचने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी शायद एक रीज़न है मेरे ख्याल से। तो ये 3-4 रीज़न है मेरे ख्याल से। ऑल्दो बाकी और सर्विसेज के भी, बाकी और जगह के भी लोग हैं, बट आई डोंट नो, मे बी। आपको सी सेट में कोई दिक्कत आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। और मेरे को मतलब मैं अपने आप को फॉर्च्यूनेट मानता हूँ इसके लिए। मैंने ना कभी सीसेट को पढ़ा है और ना ही मेरा कभी उसके चक्कर में रुका है। और एक और चीज़ है सीसेट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं आईआईटी से हूँ तो मेरे को थोड़ा-सा न्यूमेरिकल्स में थोड़ा-सा कंफर्टेबल होता हूँ। तो मैंने आज तक कभी भी सीसेट का एक भी इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल्स वाले करता हूँ, इंग्लिश को बिल्कुल नहीं करता हूँ। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, पर जिसको लगता है कि जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है, इंग्लिश को छोड़ दो, क्योंकि इंग्लिश बहुत डाइसी आती है वहाँ पर और तुम सिर्फ न्यूमेरिकल को करके तुम क्वालीफाई कर सकते हो। ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है यूजुअली कि आपका सी सेट बहुत अच्छा हुआ, दिक्कत ही नहीं आई। लाइक बहुत सारे इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सी सेट के लिए। तो जो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, लाइक कैसे उसको अच्छा स्कोर किया जा सकता है सी सेट में? मेरे को ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए हमें। बहुत सारी कोचिंग चल गई सीसेट के लिए, अब आई डोंट नो वो कितनी यूज़फुल है क्योंकि मैंने कभी ली नहीं है वो।
बट हाँ, न्यूमेरिकल्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उससे आइडेंटिफाई करो कि क्या टॉपिक पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करो। गिव थोड़ा सा समय अपने दिन का या मे बी वीक का थोड़ा सा सीसेट के लिए। बट आई वुड सजेस्ट डोंट जॉइन एनी कोचिंग, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही इतना कम समय है, तुम्हें जीएस और अपना ऑप्शनल वगैरह तैयार करना, और इट्स ओनली क्वालिफाइंग। You identify your strength. If your strength lies in numerical, then do numerical. If your strength lies in English, then do English. But I don't think we should take coaching. ओके सर। और एक क्वेश्चन और है सर, लाइक आपकी ऑल ओवर स्ट्रेटजी क्या रही थी, प्री मेंस देन इंटरव्यू, इसके बारे में बता दीजिए। यार देखो, स्टार्टिंग प्री से करते हैं। मेरा पहले अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उसके बाद मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी थी कि मैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा पाऊँ। तो मैंने अगले अटैम्प्ट मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए थे, जो मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलता था मैं लगाना चालू कर देता था। सेकेंडली, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगा के आंसर चेक करके नॉलेज मत लो, थोड़ा सा ये भी देखो कि तुम जो ट्रिक्स होती हैं प्रीलिम्स में, तुम उसे कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम कितना भी नॉलेज ले लो, बाद में इट्स अ गेम ऑफ ट्रिक्स एंड हाउ तुम कितने ढंग से ट्रिक्स को तुम यूज़ कर लगा पा रहे हो। ये हो गया प्रीलिम्स की बात। मेंस के लिए आंसर राइटिंग, प्रॉपर आंसर राइटिंग, अच्छे से आंसर राइटिंग करो, और पीयर में करो तो ज़्यादा अच्छा है। अकेले करोगे तो बहुत बार हम टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं, और बहुत बार हम किसी को चेक नहीं कराते हैं। 3-4 लोग एक साथ करोगे तो फिर एक दूसरे की कॉपी चेक भी कर सकते हो, तुम्हें उससे पता ही पड़ेगा कि दूसरा बच्चा क्या लिख रहा है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ज्वाइन सम कोचिंग और उसके आंसर्स को तुम लिखो। प्रीवियस जो अपने टॉपर्स के जो आंसर्स हैं उससे तुम गैदर करने की कोशिश करो कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं। मेक अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स के आंसर हैं, फिर उससे देखो कि उनके फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस था। तो मोर है जो बुक्स हैं, जनरली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सिर्फ वही को उसी को रेफर किया है, नो नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे? हाँ, मैंने करीब 6-7 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। मैंने जनरली, क्योंकि मैं अभी केरल में सर्व कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कभी-कभी आना होता है, तो मैंने 2 बार दिए थे 3-3, 4-4 मॉक इंटरव्यूज़। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो हर हफ्ते 1 या 2 मॉक देंगे, तो उससे एक उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और जो मैंने फ़ील किया कि शायद वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा आप जॉब करते थे, जॉब के साथ यूपीएससी की स्टडीज को मैनेज करना कितना टफ लगता है आपको? बहुत टफ है, बहुत टफ है। स्पेशली फॉर फिजिक्स ऑप्शनल, क्योंकि उसमें लिए थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई चाहिए होती है। बट ठीक है, इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ तो 1-2 साल की बात है, ये हो जाता है। कंटिन्यूटी ज़रूरी है उसमें यार, मतलब 5-6 घंटे तुम्हें कंटिन्यूसली निकालने होंगे। इट्स नॉट लाइक कि तुमने 1 घंटे एक बार 10 घंटे पढ़ लिया और अगली बार तुम बिल्कुल वो हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 घंटे 5 घंटे निकालो जितने निकाल सकते हो, एंड बी हैप्पी। तो टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के पास एक एडवांटेज होता है कि उनके पास प्लान बी होता है, कहीं ना कहीं वो जॉब ले ही लेंगे। लेकिन जो बीए कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके, बीएससी कर रहे हैं, उनके पास इतना बैकअप ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, बैकअप ऑप्शन सोचकर पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट करता है बैकअप ऑप्शन? या देखो, बैकअप ऑप्शन बैक ऑफ द माइंड थोड़ा होना चाहिए, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम अपने इनिशियल ईयर्स तुम किसी स्टेट की सर्विस की तैयारी में निकाल दो, और जिससे कि पहले बैकअप ऑप्शन पूरा सिक्योर हो जाए। डोंट डू लाइक दिस। अपना बी हैव कॉन्फिडेंट, और तुम तैयारी करो। अगर यूपीएससी नहीं निकलता है तो और बहुत सारे एग्जाम्स हैं यहाँ, स्टेट का दो, आरबीआई दो, और अगर कोई और तुम्हारे पास ऑप्शन है, डू हायर स्टडीज। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर नाउ डूइंग हायर स्टडीज, डू दैट। पॉलिसी मेकिंग में जब अपनी बैच अपने पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, डू दैट। do MBA. There are different diversity of people that have done diversity of work. So you should have a backup option, but starting के years you should not waste in achieving your backup option. So that's what I. एक क्वेश्चन और है, लाइक व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज जो आपको लगता है कि एक्सपेरेंट के अंदर होनी चाहिए इस फील्ड में सक्सेस लेने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे को लगता है सबसे पहले तो डेडिकेशन होना चाहिए और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूटी, उसके अलावा एक सीखने की ललक होनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ आता है। जो तुम्हारे सीनियर्स गाइड कर रहे हैं, जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं, तुम उसे इम्प्लीमेंट करो। मेरे को ऐसे में बहुत फ़ायदा दिया था। मैंने एक टीचर से पूछा था, उन्होंने जैसा कहा मैं बिल्कुल आंख बंद करके वो किया है, और पिछली बार मेरे 145 थे ऐसे में। तो सीखने की ललक हो, डेडिकेशन हो, कंटिन्यूटी हो, और थोड़ा हैप्पीनेस। हमें हैप्पी रहना चाहिए यार। मतलब बहुत बार हम लोग बंद कमरे में जो है पूरी ज़िंदगी अपना एक पूरा साल निकाल देते हैं, इससे कुछ नहीं होता, बर्नआउट हो गए तुम। तो थोड़ा सा बाकी एक्टिविटीज़ के लिए भी समय निकालो, थोड़ा खेलो करो, और बट कंटिन्यूटी ज़रूर। तो जैसे कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो बच्चों के लिए आप कुछ टिप्स दे दीजिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखो, मेरे ख्याल से एक बहुत पता नहीं किसने कहा था, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो, कि एक किताब को 1000 बार पढ़ो रादर देन 1000 किताब को एक बार पढ़ने से। जो किताब तुमने पढ़ी है बस उसी को रिवाइज करो। क्वेश्चंस लगाओ जितने ज़्यादा हो सकते हैं, और डेली लगाओ। बहुत सारे ऑनलाइन IS बाबा इनसाइट्स वो डेली कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं 10-12, तुम उसको डेली लगाओ।
और टेस्ट सीरीज लगाओ, कम से कम एक प्रॉपर पूरी टेस्ट सीरीज लगी होनी चाहिए। ऑल्सो ट्रिक्स पे फोकस करो ज़्यादा, नॉलेज तो ठीक है लेनी है, पर ट्रिक्स पे फोकस करो कि तुम जो ट्रिक्स हैं पहले तो तुम ऑनलाइन देखो क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं और फिर उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। नहीं लगवा पा रहे तुम आंसर देख लिया, उसके बाद सोचो कि किस तरह से वो ट्रिक्स यूज़ हो सकती हैं। हम लोगों को भी यार, हम लोग भी फाइनली सिर्फ 35-40 क्वेश्चन ही होते होंगे मे बी कि जो हमें आते होंगे, बाकी हम ट्रिक्स ही लगाते हैं। तो ट्रिक्स पे फोकस करो यार। थैंक यू भैया, थैंक्स फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल टाइम। वी विश यू द बेस्ट। ओके बाय।